दोस्तों, जब ये बात कही जाती है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, तो क्या ये जो संस्थाएं हैं जैसे ईपीएफओ हो गया और इन सभी का बेसिकली जो पर्पस है, उद्देश्य रहा है इनको गठित करने का, वो रहा है कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो है सुविधा प्रदान की जाए। यानी जिस जगहों पे, जैसे अगर हमारे पास 10 शाखाएं हैं, तो जो हमारे पास अतिरिक्त आय होती है, तो जो शाखा हमारा कमज़ोर होगा हम उसको ऊपर मजबूत करेंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसी कड़ी में बात करने वाला हूँ। बात बहुत ही गहरी है, यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको निश्चित तौर पे हमें एक हिस्से को अगले हिस्से में लगाना चाहिए। जैसे कि अगर ईपीएफओ को करीब 26,691 करोड़ का, जैसा कि आप रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, अतिरिक्त आय हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाएगी। तो ये सोचने वाली बात है। अगर हमारे कई शाखाएं, हम कहीं अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो जो चीज़ हमारी कमज़ोर है, जिस चीज़ों पे हमारी कम प्रॉफिट हो रही है, उसको हमें थोड़ा मजबूत करना चाहिए। यानी अगर हम न्यूनतम पेंशन को बढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पे इससे 75 लाख जो है EP75 पेंशनर्स, उनकी जो है ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप देख से एक सामने रिपोर्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर है ईपीएफओ 1 साल का गणित क्या है कि करीब 29,691 करोड़ की अतिरिक्त आय हुआ है, फिर भी न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाया गया लिखा हुआ है। और ये बता दूं आपको कि काफ़ी फेमस अखबार है, प्रिंट मीडिया है, जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। और ये अगर प्रिंट मीडिया में इस तरह की बातें आती है तो निश्चित तौर पर उस बात पे ये प्रॉपर चेक होने के बाद और उसके प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन होने के बाद ही प्रिंट मीडिया में आती है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यह खबर कवर किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एम्प्लॉय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने केंद्र सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा है। इसमें समिति के पदाधिकारियों ने न्यूनतम और हायर पेंशन का गणित बताया है। इनका यह तर्क है कि एक साल में ईपीएफओ को 29,691 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये नहीं की जा रही है। कमेटी के राष्ट्रीय उप महासचिव चंद्रशेखर परसाई एवं भीमराव डोंगरे ने बताया कि भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में 10 साल से पेंडिंग है। 35% कर्मचारियों को रिटायर होने पर 700 से लेकर 1,000 रुपये तक पेंशन मिल रही है। गणित बताया उन्होंने बताया कि 2021-22 में ईपीएफओ को एक साल में करीब 57,526 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। ईपीएफओ की एक साल में करीब 50,614 रुपये के ब्याज के रूप में मिले थे, जिसमें कि करीब 12,933 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इसके बावजूद हायर पेंशन रोक दी गई। 2021-22 में ही पेंशन वितरण में करीब 12,933 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करीब 7,989 करोड़ रुपए की सदस्यों ने निकासी की है। इस प्रकार एक ही वर्ष में ईपीएफओ ने करीब 29,691 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय है। ये करीब 29,691 करोड़ रुपए ये अतिरिक्त आय हुई ईपीएफओ को। लेकिन ये अतिरिक्त आय जो है, अगर मिनिमम पेंशनर्स को, या आपके जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि अगर आपके पास कई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ हमारे कमज़ोर है, जैसे कि EP75 पेंशनर्स या मिनिमम पेंशन की बात की जाए, तो उसमें पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 700 से लेके 1,000 रुपये तक है। कहीं कहीं पर 1,500-1,400 एवरेज अगर आप लेके चलेंगे तो 1,141 रुपये आता है, एक एवरेज अगर मैं मान लेता हूँ पेंशनर्स को। तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि इसको समझना पड़ेगा हमें। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर कई ऑप्शंस हैं और कई हमारे पास शाखाएं, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो बताया था कि आप सबके पास, तो जो चीज़ें कमी है, वो जो चीज़ जहाँ पर दिक्कत है, जिस चीज़ पे हमें उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर ईपीएस या मिनिमम पेंशन की वृद्धि होती है, तो उससे 75 लाख लोगों की जो है जीवन स्तर सुधरेगा। यानी वो समस्या इसमें यह है कि इस स्कीम के तहत वो किसी और स्कीम में जुड़ भी नहीं सकते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस अगर हम राज्यों को छोड़ दें, जैसे अभी हरियाणा ने वर्तमान में इसको अप्लाई किया है कि हम उन्हें 3,000 रुपये पेंशन देंगे। तो अगर उसके बाद और राज्य जो है इस प्रकार से उनका स्कीम नहीं है, उसमें अगर जैसा कि अगर आपने मिनिमम पेंशन वाले स्कीम में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई दूसरा स्कीम जो है नहीं मिलने वाला है। आप उसी में जो कुछ भी बेनिफिट है उसका वही ले पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो जिस एज में लोग हैं, वो आप मान के चलिए कि 60 तो मिनिमम क्राइटेरिया, 60 तो एज होता ही है। लेकिन जो उनकी एवरेज अगर आप एज मान के चलते हैं, तो वो करीब करीब 80 कि आपको 80 से 81 एवरेज अगर मैं मान के चलूँ कि जो 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 बुजुर्ग हैं, उनका एक एवरेज अगर आप एज मान के चलते हैं, तो 80 से लेके, यानी 80 से 81 तक का एज उनका एवरेज है।
जिस हिसाब से उनको यूरेज पेंशन जो है 1141 रुपये मिल रहा है, उसी प्रकार उनका एक यूरेज अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें हो सकता है कि 60 वर्ष के भी लोग हों, उसमें 65 वर्ष के भी होंगे, उसमें 61 वर्ष के भी लोग होंगे, उसमें आपके 70 वर्ष के भी लोग होंगे। तो मतलब इस तरह से अगर आप यूरेज लेके चलते हैं तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो लोग हैं वो उनका एज काफ़ी अधिक है, वो स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, वो इस एज में है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट की आवश्यकता है। यानी वो इस एज में चल रहे हैं कि उन्हें एक मिनिमम सपोर्ट जो है मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो बची हुई ज़िंदगी है जिसको आप कह सकते हो, और कहा जाता है कि बुढ़ापे का समय जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जीवन के पूरे दौर को। अगर आप देखें, एक मनुष्य जो है वो पहले तो अभी 100 वर्ष तक का उम्र जो है आसानी से जी लेता था, लेकिन अभी जो है अगर आप समझिए अभी का हमारे खान पान, हमारे तमाम तरह की चीज़ें जो परिवर्तित हुई हैं, उससे जो है उम्र जो है वो 70 से 80 वर्ष तक हो गया है। 85 वर्ष मान सकते हैं, 90 वर्ष मान सकते हैं, क्योंकि हमारे खान पान, हमारे रहन सहन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, जिससे हमारा एज जो है हमारी जो लाइफस्टाइल में परिवर्तन है, उससे हमारा जो है ज़िंदगी का जो समय था, अंतराल था, वो अब घट गया है। एक मनुष्य हेल्दी खाना खाया करता था आज से कुछ साल पहले, उसको किसी प्रकार की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन काफ़ी उत्तम, उम्दा किस्म का था। लेकिन आज के समय में यह समस्या आ चुकी है दोस्तों कि हम लोग का जो खान पान है, हम लोग का जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो केमिकलाइज्ड हैं। उसमें बहुत प्रकार के पेस्टिसाइड, उसमें बहुत प्रकार की दवाइयाँ, उसमें बहुत प्रकार के केमिकल को यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो है लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है, और हमारी यूरेज जो लाइफ यूरेज जीने का है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। महत्वपूर्ण सवाल, खैर ये बात थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि तो ईपीएफओ को क्या करना चाहिए। ईपीएफओ को बेसिकली ध्यान देना चाहिए मिनिमम पेंशन के ऊपर, क्योंकि इनका जो ये क्राइटेरिया रहा है, इनका जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है वर्तमान में। अगर ईपीएफओ की यही एक समस्या है जो कि काफ़ी इस पर बिकराल है। यानी अदर जो ईपीएफओ का फीचर है, जैसे पीएफ निकासी का हो गया, पैसे का हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर पेंशन की बात की जाए तो यह एक बड़ी समस्या है। और अगर आप ठीक कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, तो एक नए, आप कह सकते हो नए इतिहास जो है ईपीएफओ द्वारा रचा जाएगा। मैं समझता हूँ कि हर ईपीएफओ के मेंबर्स को, हर ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ को यह वीडियो देखना चाहिए, जिनसे कि उन्हें यह अनुभूति हो सके कि ईपीएफओ का सिर्फ ये जिसको आप कह सकते हो दुखता वर्क है, जिसे ठीक करना ईपीएफओ की प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, और इसे तत्काल जो है इस समस्या को समाधान करते हुए उनकी मांगों जो है, उनकी समस्याएं जो हैं वो पूरा कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक स्तर, जो जीने का स्तर है लोगों का, सुधरेगा, और एक अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव जो है माहौल ईपीएफओ के फेवर में सभी एम्प्लॉयज़ का, और जो कंट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉयर है, सभी का बनने वाला है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग अगर शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर 15-20 हज़ार लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ईपीएफओ या फिर उस संस्था से जुड़े हुए लोग, या फिर मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी, कुछ ना कुछ लोग तो ज़रूर देखते होंगे। उन तक ये बातें जो है हमारी पहुँच सकती हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें काफ़ी राहत बनने वाला होगा ईपीएस पेंशन या मिनिमम पेंशनर्स के लिए। यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।